हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम बिहार बजट 2022-23 का पूरा एनालिसिस करेंगे। आपकी आगामी बीपीएससी 67 की परीक्षा सीडीपीओ और बिहार एसआई मेंस को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को पूर्ण रूप से एमसीक्यू बेस्ड बनाया है और साथ ही हमने इसे बायलिंगुअल रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप @BPSC राइट वे ऑफिशियल अभी ज्वाइन करें। साथ ही आप हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बजट सेशन और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। 2022-23 के लिए बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? What percentage has been estimated for the Bihar's economic growth rate for 2022-23? Your options are 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 9.7। इस बार के बजट में जो भी आर्थिक अनुमान दिखाए गए हैं वो हमने यहाँ पर ग्राफ में आपको शो किए हैं। 2020-21 के संशोधित अनुमानों में आर्थिक वृद्धि दर है 2.5%। 2021-22 का जो अनुमान लगाया गया था उसमें ये दर थी 9.8% और आने वाला जो साल है यानी 2022-23 का जो वित्त वर्ष है उसके लिए अनुमान लगाया गया है 9.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट में राजकोषीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.47% रखा गया है। एफआरबीएम एक्ट के द्वारा 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा क्या है? तो क्वेश्चन में ही पहले तो एक फैक्ट आपको लर्न करना है कि राजकोषीय घाटा रखा गया है 3.47%। In the Bihar budget, the fiscal deficit has been capped at 3.47 of the GSDP, means Gross State Domestic Product. What is the limit set by the FRBM Act for the upcoming financial year? आपके ऑप्शंस है 4%, 4.5%, 5% या फिर 5.5% या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 4%। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट बिहार बजट में अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए 3.47% जीएसडीपी के रखा गया है। इसके अलावा एफआरबीएम ने इसकी क्या सीमा निर्धारित की है वो हम और देख लेते हैं। तो 2020-21 के लिए एफआरबीएम एक्ट ने 5% इसको सेट किया है। 2021-22 के लिए 4.50% और 2022-23 के लिए ये 4% के अंदर निर्धारित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ये जो सीमा है 3.47% की वो 4% के अंदर ही है। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ये एफआरबीएम एक्ट के द्वारा ये जो निर्धारित सीमाएं हैं ये कम थी पहले, लेकिन कोरोना के चलते इनको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है जो इस प्रकार से है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की यदि हम बात करें तो 2020-21 में ये 4.82% रहा है। देखिए 5% के अंदर ही है ये भी। और 21-22 का जो बजट अनुमान था उसमें ये 2.97% रहा है और इस बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इसे 3.47% पर सेट किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व निम्न में से किससे प्राप्त होने का अनुमान है? Which of the following is expected to generate maximum revenue in Bihar in upcoming financial year? पहला ऑप्शन है कर राजस्व यानी स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस यानी केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो। तीसरा है केंद्र से सहायता अनुदान मींस ग्रांट्स इन एड। फोर्थ है राज्य का कर भिन्न राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड फिफ्थ है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। यहाँ पर आप पाई चार्ट से समझ सकते हैं कि बिहार सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है उसका 46% प्राप्त होता है केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में। इसके बाद 30% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। देन 21% सरकार का खुद का कर राजस्व है राज्य का और 3% जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में सरकार को प्राप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 15th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के लिए कितना प्रतिशत टैक्स सेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट के 67.37% विकासात्मक व्यय में से कितने करोड़ रुपए जन कल्याण हेतु सामाजिक सेवाओं के लिए प्रबंधित किए गए हैं? Out of 67.37% developmental expenditure of Bihar budget, how many crores have been managed for social services for public welfare?
तो सबसे पहले एक फैक्ट तो आप यही क्वेश्चन में से लर्न करेंगे कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो विकासात्मक व्यय है, वो बिहार बजट में 67.37% है और इसके अलावा गैर विकासात्मक व्यय है। तो आपसे पूछा गया है कि इस विकासात्मक व्यय में से कितना हिस्सा, कितने करोड़ रुपए जन कल्याण हेतु सामाजिक सेवाओं के लिए रखे गए हैं। ऑप्शंस है लगभग 65,000 करोड़, लगभग 70,000 करोड़, लगभग 96,000 करोड़ या फिर लगभग 50,000 करोड़। और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है लगभग 96,000 करोड़ यानी 96,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए इस बार सेट किए गए हैं। यहाँ पर हम पाई चार्ट से थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि विकासात्मक व्यय में से कितना परसेंट हिस्सा किस किस चीज को दिया गया है। तो सामाजिक सेवाओं में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है 41% और वैसे डिजिट्स हैं 96,000 करोड़। तो दोनों तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो जो सामान्य सेवाएं हैं उन पर फिर 28% खर्च होता है। इसके अलावा आर्थिक सेवाओं पर 25% और लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट की बात करें तो 6% और जो सहायता एवं अनुदान है उस पे 0% यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे अधिक खर्च जो है सामाजिक सेवाओं पर हो रहा है जन कल्याण की, और परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे विकासात्मक व्यय को तो ये 67.37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट में कुल व्यय का अनुमान कितना लगाया गया है? हाउ मच इज द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन बिहार बजट? ऑप्शंस है 6.6 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 2.11 लाख करोड़, फोर्थ है 1.65 लाख करोड़ या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 2.37 लाख करोड़। अच्छे से आप इस फिगर को याद रखेंगे। लगभग इतना लाख करोड़ का जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, वो उसका अनुमान बजट में लगाया गया है। यहाँ पर हमने कुल व्यय की प्रवृत्ति को आपको दिखाया है। तो आप देखेंगे 1.65 लाख करोड़ 2020-21 में, 2.18 लाख करोड़ 2021-22 में और 2.37 लाख करोड़ लगभग 2022-23 का ये अनुमान है। इसके अलावा यदि आप डिफरेंशिएट करके देखें राजस्व और पूंजीगत व्यय को, यानी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की यदि आप बात करें, इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर दोनों डेटास को देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, यानी जो डे टू डे बिहार के जो खर्चे होते हैं बिहार सरकार के डे टू डे रेवेन्यू काइंड के, ये उसकी लाइन है। 20-21 से देखेंगे तो 1.39 लाख, 1.77 एंड देन फाइनली ये 1.91 लाख करोड़ के आसपास है। और यदि आप पूंजीगत व्यय की बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये देखेंगे 26,000, 20-21 में देखेंगे 41,000 और 2022-23 की यदि हम बात करें तो पूंजीगत व्यय है हमारा 45,000 करोड़ के आसपास। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार की कुल बकाया देनदारियां जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? The total outstanding liabilities of the Bihar government in the financial year 2020-23 is what percentage of GSDP? तो GSDP का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार सरकार को देनदारियों के रूप में देना है, यानी कि लायबिलिटीज है सरकार की? तो ऑप्शंस है 40.80%, 38.66%, 20.5% या फिर 40.75% या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 38.66%। ये वाला डेटा भी आपको अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये बिहार की कुल बकाया देनदारियों का डेटा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल बकाया देनदारियां 2.88 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। तो अगर हम एक्चुअल फिगर की बात करें तो ये लगभग 2.88 लाख करोड़ है और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66% है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि एफआरबीएम एक्ट के द्वारा इसकी निर्धारित सीमा है राज्यों के लिए 40.80%। तो ये अभी उसी के अंदर में है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें लोक ऋण का जो अधिशेष है वो 2.38 लाख करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का 31.95% है। आप जानते हैं कि सरकार कई माध्यमों से लोन लेती है, मार्केट से लेती है, पब्लिक डेब्ट लेती है, यानी जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम है, एलआईसी टाइप की चीजें हैं जो लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, वहां से भी सरकार ऋण लेती है। तो लोक ऋण का जो अधिशेष है वो 2.38 लाख करोड़ है और ये जीएसडीपी का 31.95% है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 2.88 लाख है और ये 38.66% बैठता है। तो दोनों ही फिगर अगर आप याद रख सकेंगे तो बहुत ही अच्छा है। टोटल
38.66% और केवल पब्लिक डेब्ट की बात करें तो 31.95%। साथ में आप इस ट्रेंड को भी समझ सकते हैं। 2020-21 में कुल देनदारियां 36% थी सरकार की, 2021-22 में 38.56 और 2022-23 में अनुमान लगाया गया है 38.66% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 मुख्यतः 6 सूत्रों पर आधारित है। किस सूत्र के लिए सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है? Bihar budget is mainly based on 6 sutras, for which sutra the maximum budget provision has been made. इस बार का जो बजट है वो पूरी तरीके से 6 सूत्रों पर आधारित है। आपको बताना है कि किसके लिए सर्वाधिक एलोकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला ऑप्शन है उद्योग एवं उद्योगों में निवेश, दूसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, तीसरा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना और पांचवा है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन ई, बिकॉज सबसे अधिक एलोकेशन दिया गया है इस बार शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये हैं आपके 5 सूत्र। पहले तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है उद्योग एवं उद्योगों में निवेश, चौथा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, पांचवा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों इंक्लूडेड है, और आपका छठा सूत्र है कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर। तो इसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन आप यहाँ पर ध्यान देंगे शिक्षा के लिए किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका उत्तर है ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि लगभग 39,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कुल कितने रुपए का उपबंध किया गया है? In Bihar budget, how much total provision has been made under 7 निश्चय पार्ट 2? ऑप्शंस है 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ या फिर ऑप्शन ई। उत्तर है 5,000 करोड़ रुपए का। तो वित्त वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ का उपबंध किया गया है। यदि हम कैटेगरी में बांट कर देखें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति का जो निश्चय है पार्ट 1, इसके लिए लगभग 1153 करोड़, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़, हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ और स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़ और सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ और सबसे लास्ट में सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए भी 500 करोड़ का उपबंध किया गया है। तो सातों निश्चय को अगर आप कैटेगरी में देखेंगे तो इस प्रकार से है। सबसे ज्यादा आप इसमें देखेंगे युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए एलोकेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय कुल व्यय का क्रमशः कितने प्रतिशत है? Revenue and capital expenditure are what percent of the total expenditure respectively in the financial year 2020-23? पहला ऑप्शन है 80 एवं 19%, दूसरा है 45 एवं 55%, तीसरा है 78 एंड 21%, चौथा है 23 एंड 7% और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 80.76 एवं 19.24%। इसको आप अलग अलग तरीके से देखेंगे तो राजस्व व्यय जो है कुल व्यय का 80% लगभग है और जो पूंजीगत व्यय है वो टोटल व्यय का टोटल एक्सपेंडिचर का 19.24% है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट में राजस्व बचत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कुल कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? What percentage of total state domestic product is estimated to be the revenue surplus in Bihar budget? तो जो प्रश्न है वो आपका रेवेन्यू सरप्लस के बारे में है, यानी कि राजस्व बजट के बारे में है। ये रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस है 0.5%, 0.64%, 0.82% या फिर 1.34%। यह ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 0.64%। इस बार बजट में कुल जो राजस्व बचत रहने का अनुमान है वो है आपका 4747 करोड़ रुपए और ये जीएसडीपी का लगभग 0.64% के अकॉर्डिंग बैठता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए। हाउ मेनी करोड़ इज द टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट एस्टिमेटेड इन द बिहार बजट? तो पूरा जो जीएसडीपी का अनुमान है वो कितना है पूछा है और ऑप्शंस है 6.2 लाख करोड़, 7.45 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ या फिर 8.45 लाख करोड़।
या फिर ऑप्शन ई? इसका उत्तर है 7.45 लाख करोड़। जीएसडीपी यानी कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो डेटा है, जो वैल्यू है, वो है 7.45 लाख करोड़। बिहार बजट के अनुसार विभागवार वार्षिक व्यय का कौन सा क्रम सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट, विच ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट वाइज एनुअल एक्सपेंडिचर इज करेक्ट? पहला है शिक्षा विभाग, आधारभूत संरचना, उसके बाद स्वास्थ्य और उसके बाद समाज कल्याण। आपका दूसरा ऑप्शन है कि सबसे अधिक खर्च होगा आधारभूत संरचना में, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और उसके बाद समाज कल्याण। तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, आधारभूत संरचना एवं समाज कल्याण। चौथा है आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण। और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर देखने के लिए अभी हमने पीछे बात की थी कि सबसे अधिक शिक्षा पे खर्च किया जाना है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और वापस से आपको यही चार्ट देखना है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे शिक्षा विभाग है, जिसमें लगभग 39,000 करोड़ का है। इसके बाद आधारभूत संरचना में आप देखेंगे लगभग 29,000 करोड़। इसके बाद स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो 16,000 करोड़। और लास्ट में जो देखेंगे तो समाज कल्याण की यदि हम बात करें तो इसमें 12,000 करोड़ के आसपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कितने स्वास्थ्य संस्थानों में पीएससी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को कार्यशील किया है? In how many health institutions the state government has made PSC oxygen generation plant functional? PSC का मीनिंग है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। ऑप्शन है 124, 122, 126, 130 या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका उत्तर है 122। राज्य सरकार ने 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगभग 16,000 करोड़ का प्रावधान किया है और इसमें 122 पीएससी ऑक्सीजन प्लांट्स को फंक्शनल किया गया है। आपको बता दें कि आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज और बिहार एसआई मेंस की टेस्ट सीरीज को विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमने बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए अपनी मैगजीन भी ईयरली लॉन्च की है। इसके अलावा हम क्वार्टरली मैगजीन को जल्द ही लॉन्च करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है? Under the Ethanol Production Promotion Policy 2021, how many ethanol production industries have been completed? आपके ऑप्शन है 140, नेक्स्ट है 151, थर्ड ऑप्शन है 162, फोर्थ ऑप्शन है 172 एंड लास्ट इज ऑप्शन ई। तो बजट के अकॉर्डिंगली ये डेटा है 151 का। जो इथेनॉल की उत्पादन प्रोत्साहन नीति आई है 2021 में, उसके तहत अभी तक 151 यानी 151 इथेनॉल प्रोडक्शन उद्योग स्थापित करने की दिशा में फर्स्ट चरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और इसकी लगभग अनुमानित जो लागत है वो लगभग 30,382 करोड़ रुपए है। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? Which program was started by the state government from the year 2007 to improve the agriculture sector? पहला ऑप्शन है कृषि निर्यात नीति यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। दूसरा है कृषि रोड मैप यानी एग्रीकल्चर रोड मैप। तीसरा है किसान सहायता योजना। ऑप्शन चौथा है आपका किसान खाद्य प्रसंस्करण नीति यानी फार्मर्स फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है कृषि रोड मैप। सरकार के द्वारा 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी यानी खाद्य प्रसंस्करण नीति और साथ ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बनाई है। निम्न में से कौन सा लक्ष्य 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं था? Which one of the following was not included in the 7 निश्चय योजना? पहला ऑप्शन है आर्थिक हल युवाओं को बल। दूसरा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। तीसरा है अवसर बढ़े आगे बढ़े। चौथा है हर घर रसोई सिलेंडर और पांचवा है ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2015 में चालू की गई जो 7 निश्चय योजना थी उसमें हर घर रसोई सिलेंडर का बारे में कुछ भी नहीं था। तो जो 7 निश्चय थे वो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे। पहला है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। दूसरा है हर घर बिजली निश्चय, ये दोनों प्राप्त किए जा चुके हैं। तीसरा है आर्थिक हल युवाओं को बल। चौथा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। पांचवा है अवसर बढ़े आगे बढ़े। छठा है हर घर नल का जल और सातवां था हर घर तक की पक्की गली नालियां। तो ये जो है नीचे वाले इन्हें अभी प्राप्त किया जाना बाकी है और ऊपर के दोनों प्राप्त किए जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत कुल कितने टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है? अंडर द ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना फॉर हाउ मेनी टोलास प्लान्स हैव बीन अप्रूव्ड? आपके ऑप्शंस है 4500, दूसरा ऑप्शन है 4643, तीसरा है 4752, चौथा है 4850 एंड पांचवा है ऑप्शन ई। तो ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सभी टोलों के लिए जो कि नंबर में बैठते हैं 4643, इनकी योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है और इसके लिए इस बार बजट में लगभग 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कितने पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है? हाउ मेनी पंचायत हैव बीन डिक्लेयर्ड ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया बाय द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर द शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना? ऑप्शंस है 8200, ऑप्शन 2 है 8386, ऑप्शन 3 है 8450, ऑप्शन 4 है 8700, लास्ट है ऑप्शन ई, इसका उत्तर है 8386। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 8386 पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय पार्ट 2 योजना किन वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है? For which years the 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम has been started by the बिहार गवर्नमेंट? वर्ष 2020 से 2030, 2015 से 2020, ऑप्शन 3 है 2020 से 2025, ऑप्शन 4 है 2023 से 2028 या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना प्रारंभ की गई है और साथ ही एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसे कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है? Who has been nominated as the implementing agency for the setting up Center of Excellence in Government Polytechnic Institutes? ऑप्शंस है IIT पटना, IISc बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIT रुड़की या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा IIT पटना। जितने भी राजकीय पॉलिटिकल सेंटर्स हैं उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करनी है और इसके लिए जो कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसे IIT पटना को इसके लिए नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा प्रथम चरण में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना किन जिलों में की जा रही है? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स द मेगा स्किल सेंटर इज बीइंग सेट अप बाय द बिहार गवर्नमेंट इन द फर्स्ट फेज? ऑप्शंस है नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, पटना, पूर्णिया, दरभंगा, पटना, नालंदा, दरभंगा, पटना, शिवहर, नालंदा या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा पटना, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना फर्स्ट चरण में फर्स्ट फेज में की जा रही है और इसका जो दूसरा चरण होगा उसमें सभी जिलों में इनकी स्थापना की जाएगी। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के दिशा निर्देशों के तहत निम्न में से कहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है? By which of the following training is being given under the guidelines of बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन? ऑप्शन है महिला ITI परिसर भागलपुर, ITI परिसर पटना, महिला ITI परिसर मुंगेर, ITI परिसर आरा या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है महिला ITI परिसर भागलपुर। महिला ITI परिसर बरारी भागलपुर में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के दिशा निर्देशों के तहत परीक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है उच्चतम शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण करने पर क्रमशः कितने रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? As an incentive to women for higher education, how much financial assistance is being provided on passing inter and graduation respectively? 25,000 रुपए इंटर पास करने पर और 70,000 ग्रेजुएशन के बाद, 50,000 या फिर 1 लाख। थर्ड ऑप्शन है 25,000 और 40 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 25,000 और 50,000 और लास्ट है ऑप्शन ई। उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इंटर पास करने वाली अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए और जो ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करेंगी उन महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये फिगर अभी बढ़ाई गई है, पहले ये अमाउंट कम थी, तो आप इसे जरूर अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में 36 ग्राम पंचायतों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किस अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है? अंडर विच प्रोग्राम सॉलिड वेस्ट इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम 36 ग्राम पंचायत इन बिहार? तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना,
दूसरा ऑप्शन है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, तीसरा ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर स्वच्छ बिहार अभियान, चौथा ऑप्शन है हर घर स्वच्छता अभियान, ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 36 ग्राम पंचायतों के 439 वार्डों के लगभग 79,000 घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा है। जो सॉलिड वेस्ट है उसका संग्रहण किया जा रहा है। नेक्स्ट है पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 को बिहार के किस विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है? ड्रिंकिंग वाटर यूसेज फी पॉलिसी 2021 हैज बीन नोटिफाइड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शंस है ग्रामीण एवं किसान कल्याण विभाग, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण कार्य विभाग, तीसरा ऑप्शन है नगर विकास एवं आवास विभाग, चौथा ऑप्शन है वित्त विभाग और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति को अधिसूचित किया गया है और इसमें संवेदकों द्वारा 5 साल के लिए रखरखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नल जल योजना के रखरखाव की अन्य व्यवस्था का दायित्व शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाएगा। स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान का संचालन किस निश्चय योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? अंडर विच निश्चय स्कीम स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान इज बीइंग ऑपरेटेड? पहला ऑप्शन है हर घर शौचालय, दूसरा ऑप्शन है अवसर बढ़े आगे बढ़े, तीसरा है हर घर बिजली निश्चय, चौथा है स्वच्छ बिहार योजना और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा हर घर शौचालय। पूर्व की जो निश्चय योजना थी हर घर शौचालय, उसी के अंडर में स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज केंद्र किस उद्देश्य से संचालित है? फॉर व्हाट पर्पज आर 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF सेंटर्स ऑपरेटिंग इन बिहार? पहला ऑप्शन है अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा यानी कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसके बाद है मॉडल टाउन, तीसरा है शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास, चौथा है वृद्धा आश्रम, पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है उनके सरल कार्यान्वयन के लिए 34 नगर निकायों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में म्युनिसिपल यूनिट्स में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और साथ ही 67 नगर निकायों में 105 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र संचालित हैं। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर और सुपौल के अलावा किन अन्य जिलों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? अपार्ट फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, which other districts are being developed as model towns? ऑप्शंस हैं बोधगया एवं पूर्णिया, पटना एवं राजगीर, बोधगया एवं राजगीर, चौथा है अररिया एवं बोधगया और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा बोधगया एवं राजगीर। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किस समस्या के समाधान के लिए बिहार में किया जा रहा है? टू सॉल्व विच प्रॉब्लम द स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड इन बिहार? पहला ऑप्शन है नालियों में रुके पानी को साफ करने के लिए, दूसरा है जल जमाव की जो समस्या हो जाती है वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसके समाधान के लिए, तीसरा है तूफान में पानी की समस्या दूर करने के लिए, चौथा है पानी को नालियों में बहने से रोकने के लिए और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा जल जमाव की समस्या के समाधान यानी वाटर लॉगिंग की जो समस्या है शहरों में उसको दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जा रहा है, इसकी कार्रवाई की जा रही है। और प्रथम चरण के अंतर्गत सभी नगर निगम, द्वितीय चरण में शहर जिला मुख्यालय, तीसरे चरण में सारी नगर परिषदें और अंत में सभी जो नगर पंचायत है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनमें इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देसी गोवंश के संरक्षण हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किए गए प्रयासों में निम्न में से क्या क्या शामिल है? What is included in the efforts started by Bihar Animal Science University for the conservation of indigenous cattle? तो देसी जो गाय है, देशी जो गोवंश है उसके बारे में प्रश्न है और कौन से प्रयास बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना, दूसरा है देसी बैलों का संरक्षण, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन का सुदृढ़ीकरण, चौथा है देशी गोवंश की खोज और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई बिकॉज यहाँ पर ये जो दो दिए हुए हैं बायोसेफ्टी लेवल और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन का सुदृढ़ीकरण, ये दोनों ही शुरुआत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही हैं देसी गौवंश के संरक्षण के लिए।
इसके अलावा पशुपालन की डोर स्टेप सुविधा पर भी काम किया जा रहा है, कॉल सेंटर इसके लिए बनाए जा रहे हैं और ऐप भी विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के कितने संस्थानों को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान वर्तमान में की जा रही है? How many institutions of the state are being identified as virtual hubs and providing telemedicine services? ऑप्शंस है 250, 242, 260, 200 या फिर ऑप्शन ई का उत्तर है 242। जो स्वास्थ्य संस्थान है उनको वर्चुअल हब के रूप में मार्क किया गया है और यहाँ पर टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो यानी ई संजीवनी का भी शुभारंभ किया गया है। सुलभ संपर्कता निश्चय का संबंध किससे है? व्हाट इज द सुलभ संपर्कता निश्चय रिलेटेड टू? पहला ऑप्शन है दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, यानी कि जो डिसेबल्ड है उनको सुविधाएं देना। दूसरा है ग्रामीण पथों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण, यानी ग्रामीण जो रास्ते हैं उनको बड़ा करना, उनको चौड़ा करना। थर्ड है दिव्यांगों के लिए रोजगार सुविधाएं। चौथा है टेलीमेडिसिन की सुविधा और पांचवा है ऑप्शन ई। सुलभ संपर्कता का जो निश्चय है वो संबंधित है ग्रामीण पथों के चौड़ीकरण उन्नयन से और उनको मजबूत करने के लिए, और ये आपका निश्चय नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? Which of the following is not included in the 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट? अभी हमने पीछे इन सातों का नाम देखा था तो आप पकड़ पाएंगे अच्छे से। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है सबके लिए पर्यावरण, चौथा है हर खेत तक सिंचाई का पानी और पांचवा है ऑप्शन ई। तो बहुत ही आसान है, ये जो ऑप्शन 3 है ये 7 निश्चय योजनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी 7 निश्चय योजनाओं में शामिल है? जो कि पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 1 को हम पहले ही देख चुके हैं। तो पार्ट 2 में है, पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये इसी प्रकार से है, तो आपको ध्यान रखने हैं ये सातों के सातों नाम। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में वर्ष 2020-21 में कृषि विकास की दर कितने प्रतिशत रही है? What was the percentage of agricultural growth in Bihar in the year 2020-21? तो डेटा पूछा गया है 20-21 का और इसी के बारे में जानकारी दी गई है बजट में। ऑप्शन है आपके 2.5%, दूसरा ऑप्शन है 3.7%, तीसरा है 4.1%, चौथा है 4.2% और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा 3.7%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में 2020-21 में जो कृषि की विकास दर रही है वो 3.7% रही है। बहुत ही काम का डाटा है, आपके मेंस में भी ये काम आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2021 में पहली बार दलहन एवं तिलहन बीजों का मिनी किट कितने प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है? On what percentage of subsidy the mini kit of pulses and oil seeds has been made available to farmers for the first time in the year 2021 in Bihar? आपके ऑप्शंस हैं 20% सब्सिडी पर, 60% सब्सिडी पर, 80% सब्सिडी पर, 85% सब्सिडी पर या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा 80% सब्सिडी पर पहली बार बिहार में 2021 में दलहन और तिलहन यानी कि जो पल्सेस हैं और जो ऑयल सीड्स हैं उनका मिनी किट वितरित किया गया है और ये 80% अनुदान पर किया गया है। 2021 में पहली बार बिहार से 750 किलो शाही लीची को कहाँ निर्यात किया गया? Where was 750 किलोग्राम शाही लीची exported from Bihar for the first time in 2021? ऑप्शन है दुबई, लंदन, बहरीन, कतर या ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा दुबई में। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची तो लंदन गई है। इसके बाद 750 का जो आंकड़ा है वो दुबई के लिए हुआ है और इसके अलावा 500 किलो आम को भी लंदन निर्यात किया गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसान संगठनों को कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? What percentage grant will be made available to farmer organizations under the Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme? ऑप्शंस हैं 35, 45, 55, 65 या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा 35।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसान संगठनों को 35% अनुदान यानी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जिले के चिन्हित विशेष उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में किस कॉरिडोर की स्थापना की गई है? Which corridor has been established by the state government in the districts on both the banks of the river Ganga? ऑप्शन है आर्थिक कॉरिडोर, दूसरा है इको जोन कॉरिडोर, तीसरा है जैविक यानी ऑर्गेनिक कॉरिडोर, चौथा है स्वच्छ गंगा कॉरिडोर और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा जैविक कॉरिडोर। इसमें 188 यानी 188 किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाया गया है, जहां किसानों को जैविक इनपुट के व्यवहार के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ 11,500 प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। ये जैविक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा गंगा नदी के जो दोनों किनारे हैं उनमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं वहां पर ये तैयार किया जाना है। नेक्स्ट है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का एक मॉडल शुरू किया गया है और इसकी काफी चर्चा नेशनल लेवल पे सराहना इसको मिली है। In which district a model of preparation of vermicompost has been started under climate resilient agriculture program? ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, मधुबनी या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा मधुबनी में। और जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंतर्गत मधुबनी जिले में गोबर एवं फसल अवशेष का संग्रह करके वर्मी कंपोस्ट बनाने और गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है, जिसकी सराहना पूरे देश में की जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र के जिलों में भूमि एवं मिट्टी संरक्षण के उद्देश्य से जल छाजन विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है? In which areas of Bihar watershed development work is being promoted for the purpose of conservation of land and soil? आपके ऑप्शंस है उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार, ईस्ट बिहार, वेस्ट बिहार या फिर दक्षिण यानी साउथ बिहार। इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण बिहार यानी साउथ बिहार के जिलों में भूमि और मिट्टी दोनों को रोकने के लिए, दोनों का कंजर्वेशन करने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट का काम यानी जल छाजन विकास का काम चल रहा है और इसके तहत जल के संग्रह के लिए कच्चे जल संचयन तालाब बनाए जा रहे हैं, साथ ही सामुदायिक बोरवेल की स्थापना की गई है। इसके अलावा इन एरियाज में शुष्क बागवानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से अनाज फसलों के लिए कितने क्षेत्रफल के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज किसानों को दिया जा रहा है? थ्रू द चीफ मिनिस्टर्स रैपिड सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम, फॉर हाउ मेनी एरियाज हाई क्वालिटी सीड्स विल बी गिवन टू द फार्मर फॉर ग्रेन क्रॉप्स? इसका ऑप्शन है आधा एकड़, 1/4 एकड़, 1/3 एकड़ या 1 एकड़ के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आधा एकड़ के लिए। ये जो मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम है, इसके तहत राज्य के सभी गांव में जो अनाज की फसलें हैं उनके आधे एकड़ के लिए और जो दाल और तिलहन की फसलें हैं उनके 1/4 एकड़ के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन में देश भर में बिहार का कौन सा स्थान है? What is the rank of Bihar in the country in fish production according to budget? According to recent budget? तो पहला ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, चौथा स्थान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमारा जो बजट का इस बार आया है उसके अकॉर्डिंगली बिहार का जो है पूरे देश में चौथा स्थान है मत्स्य उत्पादन में। वर्ष 2010-11 में राज्य में मत्स्य उत्पादन जो था वो 2.88 लाख मीट्रिक टन था और ये 2021 में बढ़कर के 6.83 लाख टन मीट्रिक टन हो गया है और अब मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। यदि यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता की बात करें तो ये हो जाएगा 9.60 किलोग्राम। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार की किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? Which scheme of Bihar has been given the award of excellence by the Computer Society of India? ऑप्शंस हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल, दूसरा है बिहार गन्ना संवर्धन योजना, तीसरा है बिहार स्वच्छ लोहिया गांव अभियान, चौथा है स्वच्छ गांव मेरा गौरव अभियान योजना और लास्ट है ऑप्शन ई।
इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल। इसे एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है और इसको ई गवर्नेंस के लिए ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में किस प्रकार के डैम का प्रावधान किया गया है? Which type of dam has been provisioned in the Falgu river near Vishnupad temple of Gaya? आपके ऑप्शन है कंक्रीट डैम, रबर डैम, प्लास्टिक डैम, थर्माकोल का डैम या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है रबर डैम। गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में पूरे साल जल की उपलब्धता रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें रबर डैम का प्रावधान किया गया है और ये बिहार राज्य में अपनी तरह की एक पहली और निराली योजना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे अगस्त 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में बिहार में जनवरी 2022 तक कितने करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए? In the year 2021-2022, under Manrega scheme, how many crore man days were created in Bihar till January 2022? तो जनवरी 2022 तक का पूछा गया है। ऑप्शन है 20 करोड़, 22 करोड़, 2 करोड़, 12.01 करोड़ या फिर ऑप्शन ई उत्तर है 12.01 करोड़। मनरेगा योजना के लिए 21-22 में जो स्वीकृत मानव दिवस थे वो थे 20 करोड़, लेकिन जो लक्ष्य हासिल हुआ वो 12.01 करोड़ का था। और इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 54% महिलाएं थी और बाकी के मैन थे। और मनरेगा के लिए 22-23 का जो अनुमानित आंकड़ा है मानव दिवस सृजित करने का वो 25 करोड़ का रखा गया है। इसके अलावा 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसकी कार्य अवधि क्या रहेगी आपको बताना है। Approval has been given to conduct the second phase of लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान. What is its working period? पहला है 2015 से 2020, दूसरा है 2021-22 से 24-25, तीसरा है 17-18 से 2022-23, चौथा है 2022-23 से 2027 एंड 28 और लास्ट है ऑप्शन ई। उत्तर हो जाएगा 2021-22 से 2024-25 के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। और यदि अभी तक बात करें तो केंद्र के द्वारा प्रायोजित है स्वच्छ भारत मिशन और राज्य की थी लोहिया स्वच्छ योजना। इन दोनों को कंबाइन करके लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान बनाया गया था। इसमें 122 लाख परिवारों को अभी तक व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्राप्त हो चुकी है और सितंबर 2021 में इसका द्वितीय चरण को स्वीकृति मिली है जो कि 2021-22 से 2024-25 तक के लिए रहेगा। और इसके दूसरे चरण में प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन की भी इकाई स्थापित की जानी है। 13 जिलों में गोवर्धन इकाई को बनाना है। आप हमारे टेलीग्राम @BPSC राइडवे ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एग्जाम से संबंधित सभी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी और आप हमारा ऐप को भी जरूर विजिट करें। रूरल रिटेल मार्ट किससे संबंधित है? रूरल रिटेल मार्ट इज रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण स्तर पर जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे उद्योग धंधा करने वाले हैं वो, दूसरा है जीविका दीदी, तीसरा है आंगनबाड़ी के केंद्र, चौथा है ग्रामीण स्तर पर सड़क निर्माण और पांचवा है ऑप्शन ई। तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमी जो है विशेषकर किराना दुकान से जुड़ी महिलाओं को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए 68 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है। अगला ऑप्शन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार के किस शहर को जीएफसी कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? Which city of Bihar has got 1 star rating in GFC category in स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? ऑप्शन है मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सुपौल या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है सुपौल को। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले जो नगर निकाय हैं उनमें मुंगेर, पटना, हाजीपुर, छपरा और बेगूसराय को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? हाउ मेनी म्युनिसिपल बॉडीज ऑफ बिहार हैव बीन डिक्लेयर्ड ODF प्लस यानी ओपन डेफिकेशन फ्री? 22, 23, 24, 25 या फिर ऑप्शन ई।
तो जो पुराने नगर निकाय हैं उनमें से 24 को अब ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है और बाकी जो 118 हैं उन्हें ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? विच सिटीज ऑफ बिहार आर बीइंग डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज? ऑप्शन है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ या फिर ऑप्शन ई। तो ये चारों ही जो हैं वो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। चारों का नाम आप याद रखेंगे, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यभार किसे आवंटित किया गया है? Who has been allotted the work of पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? ऑप्शंस है पटरा मेट्रो रेल निगम, दूसरा है लखनऊ मेट्रो रेल निगम, तीसरा है डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम, चौथा है कोलकाता मेट्रो रेल निगम और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है डीएमआरसी। इसको दिल्ली मेट्रो रेल निगम को नॉमिनेशन बेसिस पे 482 करोड़ रुपए के शुल्क पर कार्य आवंटित कर दिया गया है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत पटना में 2 कॉरिडोर का चयन किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन कौन से कॉरिडोर हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है? द ग्रीन कवर ऑफ बिहार स्टेट हैज बिकम अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? ऑप्शन है 14%, 15%, 16%, 17% या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा 15%। तो वर्तमान में राज्य का जो हरित आवरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% हो गया है और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये बिहार का जो बजट है 2022-23 का, उसके अकॉर्डिंगली ये डाटा 15% का है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जल जीवन अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? Under the Jal Jeevan Abhiyan, a target of planting how many crore saplings has been set in the year 2021-2022? ऑप्शन है 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ या फिर ऑप्शन ई। तो आपको ध्यान होगा कि ये 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित जल जीवन अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किया गया था और जनवरी 2022 तक ये 3 करोड़ 87 लाख के आसपास पौधों का रोपण किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रवासी पक्षियों के लिए पहली बार बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? With which institution has a memorandum of understanding means MOU been signed for setting up the first bird ringing and monitoring station for migratory birds in the state? आपके ऑप्शंस हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दूसरा है पक्षी अभ्यारण्य भागलपुर, तीसरा है वन्य जीव आश्रय राजगीर, चौथा है जू सफारी समस्तीपुर और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो राज्य में जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना के लिए एमओयू साइन किया है बिहार सरकार ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में पहली बार किस जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट द बर्ड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ बिहार? ऑप्शंस है भागलपुर, जमुई, बांका, आरा या फिर ऑप्शन 5। आंसर आपको पता होना चाहिए। तो बिहार राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुई जिले में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का नाम क्या था? The first state bird festival was organized in Jamui district. What was its name? Options है उत्सव, कलरव, कृष्णा, वीणा या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है कलरव को। और पक्षी आश्रयी नागी जमुई जिले में 15 से 17 जनवरी 2021 को पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किन पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में जू सफारी का निर्माण किया गया है? In the valley area of which hills in Bihar zoo safari have been built? Options है स्वर्णगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, स्वर्ण रेखा या बराबर पहाड़ियां या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जू सफारी का निर्माण किया गया है स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में और ये राजगीर वन्य प्राणी आश्रयी के अंतर्गत आता है। राजगीर वन क्षेत्र और वहीं पर है ये दोनों पहाड़ियों की घाटियां और इसमें 480 एकड़ में जू सफारी का निर्माण किया गया है
और जू सफारी के पास ही में एक उपयुक्त वन क्षेत्र के 500 हेक्टेयर में एक नेचर सफारी की भी स्थापना की गई है। कांवरताल आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन द्वारा वर्ष 2020 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? The Kavartal wetland has been declared a wetland in the year 2020 by the Ramsar Convention. And in which district is it located? Options हैं भागलपुर, राजगीर, बेगूसराय, नालंदा या फिर ऑप्शन ई। आपका उत्तर हो जाएगा बेगूसराय में। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है कांवरताल आर्द्र भूमि। इसे रामसर कन्वेंशन के द्वारा वर्ष 2020 में राज्य का पहला और देश का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये बिहार के पर्सपेक्टिव में फर्स्ट वेटलैंड है और देश की बात करें तो ये 38वां रामसर साइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है? हाउ मेनी लाख have been made available to each district under the district industrial innovation scheme? आपके ऑप्शंस हैं 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख या फिर ऑप्शन ई। उत्तर हो जाएगा 50 लाख रुपए। कोरोना के चलते अन्य राज्यों से वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग और जिले में औद्योगिक क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है और इसी के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपए की राशि दी जा रही है और योजना का नाम है जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्कीम। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उद्योग विभाग बिहार सरकार को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? Which award has been received by the Department of Industry, Government of Bihar at the Indian International Trade Fair in the year 2021? ऑप्शंस है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर कोई पदक नहीं या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो 14 से 27 नवंबर 2021 में ये हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और इसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। बिहार में किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी? At which place the Institute of Petrochemical Technology will be established in Bihar? ऑप्शंस हैं बिहिटा, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है बिहिटा में। बिहिटा पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा 10 एकड़ भूमि पर बीटेक और एमटेक कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तो चेन्नई के संस्थान के माध्यम से इसकी सहायता से ये पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को कितनी राशि कार्यशील पूंजी ऋण के स्वरूप दी जाएगी? अंडर द कारीगर सम्मान योजना, how much amount will be given to the weavers of the state in the form of working capital loan? ऑप्शन है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 10,000 रुपए। कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को 10,000 रुपए प्रति ग्राम उद्योग इकाई के अंतर्गत कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत गन्ने की फसल के अलावा किस अन्य फसल की योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है? अंडर द चीफ मिनिस्टर शुगर केन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच अदर क्रॉप इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड other than the sugarcane crop from the financial year 2021-2022? इस आपके ऑप्शंस है अरहर, उड़द, मसूर या फिर मूंग। तो तूर दाल, उड़द दाल, लेंटिल या फिर मूंग, इनमें से कौन सी अन्य फसल इस कार्यक्रम के तहत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है आपको बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से गन्ने की फसल के साथ साथ मसूर और मूंग यानी लेंटिल और मूंग दोनों की योजना का क्रियान्वयन भी यहाँ पर किया जा रहा है अंतर्वर्ती खेती के तहत। तो इंटेंसिव क्रॉप के तहत हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेज 2014 को भी और आकर्षित बनाया गया है। इसके लिए बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का भी प्रारूप यानी उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो भी आप ध्यान रखेंगे, बिहार गन्ना इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए किस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं?
Under which scheme rupees 5,000 is given to women as civil service incentive money on passing the Bihar Public Service Commission examination. ऑप्शंस है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विकास योजना या फिर आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गई है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाली सभी महिलाओं को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए 50,000 और 1,00,000 की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। 50,000 बीपीएससी क्लियर करने पर और 1,00,000 रुपए यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करने पर। नेक्स्ट है, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण हेतु कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? Which scheme has been started by the state government for the upbringing of children orphaned due to the corona pandemic? ऑप्शन है बाल सहायता योजना, बाल ऋण योजना, सुलभ बाल विकास योजना या फिर बाल हृदय योजना या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा बाल सहायता योजना। तो कोरोना के चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पालन पोषण, उनके रहने सहने और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के माध्यम से बाल सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने किसी रिलेटिव, किसी अभिभावक के साथ, किसी गार्जियन के साथ रह रहे हैं, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण के लिए 1,500 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान बाल सहायता योजना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, परवरिश योजना के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है? Under the Parvarish scheme, children of which age group are given financial assistance of rupees 1,000 per month? ऑप्शन है 0 से 15 साल, 15 से 20 साल, 0 से 18 साल या 18 से 21 साल के बच्चे और लास्ट है ऑप्शन ई। तो परवरिश योजना काम कर रही है 0 से 18 साल के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत छात्रों को कितने रुपए की राशि दी जाती है? How much amount is given to the students under the Chief Minister Extremely Backward Classes Meritorious Scheme यानी मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना? आपके ऑप्शन है 1,000, 10,000, 20,000 या 50,000 और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 10,000 रुपए। इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा माध्यमिक परीक्षा फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण करने पर अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाती है, यानी कि वन टाइम ये दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रबंधन प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? Which scheme is proposed for the free preparation of management entrance examination to the students of backward classes and most backward classes? ऑप्शंस है मुख्यमंत्री व्यावसायिक योजना, मुख्यमंत्री पाठ्यक्रम मार्गदर्शन योजना, मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना, चौथा है मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्प्रेरण योजना और लास्ट है ऑप्शन ई। बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के छात्र छात्राओं को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कैट और मैट और इसके अलावा अन्य रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए इस योजना को प्रस्तावित किया गया है। तो मे बी फ्यूचर में इसको प्लान इसका तैयार किया जाए। नेक्स्ट है, थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए 252 योजनाओं को पूर्ण किया गया है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है? 252 schemes have been completed for the development of Tharhut area. It comes under which district? ऑप्शंस है भागलपुर, पूर्वी चंपारण, राजगीर, पश्चिमी चंपारण या फिर ऑप्शन ई। पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत ही थरहुट क्षेत्र आता है और वहां पर 272 योजनाओं में से 252 को पूरा कर लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 9 दिसंबर 2021 को एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया, यह किससे संबंधित है? A portal was launched by the Revenue and Land Reforms Department on 9th of December 2021 and it is related to what? आपके ऑप्शंस हैं भूमि पर अभभार अभिलेखन यानी कि लैंड इनकम्ब्रेंसेस जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में है। दूसरा है भूमि का दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन ऑफ लैंड। थर्ड है भूमि का दखल देहानी यानी लैंड एनक्रोचमेंट। फोर्थ है भूमि का मेजरमेंट, भूमि की माप और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि पर अवभार अभिलेखन यानी कि इनकम्ब्रेंसेस ऑन लैंड। इससे संबंधित पोर्टल है ये और इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने 9 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया।
इस पोर्टल के अंतर्गत राज्य में जितनी भी भूमि है, भूखंड है, उससे पता लग पाएगा कि उसके विरुद्ध बैंकों से लोन लिया गया है, तो उसका एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। इससे आराम से ये पता लगेगा कि जो भी भूमि की बात हो रही है, उस पे किसी प्रकार का लोन, किस प्रकार का कर्ज है। और इसके अलावा एक ऑनलाइन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है, पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर बेदखल किए जाने की स्थिति में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन केस ऑफ eviction ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द अलॉटेड लैंड? तो किसी को वो लैंड अलॉट हो गई है लेकिन उसको बेदखल वहां से किया गया है, तो उसके बारे में कौन सा कार्यक्रम है? फर्स्ट है ऑपरेशन भूमि माप, दूसरा है ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, तीसरा है ऑपरेशन चकबंदी, चौथा है ऑपरेशन भूमि नामांकरण और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है ऑपरेशन भूमि दखल देहानी। यानी भूमि का एनक्रोचमेंट अगर किसी ने कर लिया है तो उसके लिए इस ऑपरेशन भूमि दखल देहानी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। न्यू इंसेंटिव स्कीम टू गुड समैरिटन के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप राशि कितनी दी जाएगी? हाउ मच रुपीज आर गिवन एज इंसेंटिव अंडर द न्यू इंसेंटिव स्कीम टू गुड समैरिटन? 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 5000 रुपए। गुड समैरिटन यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद की है, उनकी पहचान करके उन्हें स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस अथवा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें 5000 रुपए दिए जाएंगे। और स्कीम का नाम है न्यू इंसेंटिव टू गुड समैरिटन। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत किन क्षेत्रों में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा? Under the Bihar Clean Fuel Scheme 2019, in which areas the operation of diesel-powered three-wheelers will be banned from 31st of March 2022? आपकी ऑप्शंस है पटना नगर निगम क्षेत्र, दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र या फिर ऑप्शन 5 ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि इन चारों ही क्षेत्रों में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2022 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। दोबारा से रिपीट करेंगे, पटना नगर निगम क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ। बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2021 के द्वारा अवैध खनन में संलिप्त वाहनों के लिए शमन शुल्क की राशि क्या तय की गई है? According to the Bihar Minerals Concession Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Amendment Rules 2021, what is the amount of mitigation fee for vehicles involved in illegal mining? तो ये जुर्माना कितना तय किया गया है ये पूछा गया है और ऑप्शंस है 25,000 से 4 लाख रुपए, 25,000 से 5 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपए, 1 लाख से 5 लाख रुपए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इतनी अधिक मिटिगेशन फी, इतना अधिक शमन शुल्क लगाने वाला बिहार राज्य बन गया है। आपको बता दें कि ये जो नियमावली है इसको 5 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया था और इसी के अकॉर्डिंगली यदि कोई अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है कोई वाहन, तो उसमें शमन शुल्क 25,000 से 4 लाख रुपए एवं खनिज मूल्य का 25 गुना जुर्माना के रूप में लिया जाएगा। बिहार बजट का लगभग कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार बजट विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन? और इसका उत्तर है 16.5%। पीछे भी हम देख चुके हैं कि 6 सूत्रों में से सबसे ज्यादा 39,000 करोड़ के आसपास शिक्षा पर ही व्यय किया जाना है। किस कार्यक्रम के तहत बिहार में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है? अंडर विच प्रोग्राम द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स हैज बीन कंप्लीटेड इन बिहार? आपका ऑप्शन है उत्तम बिहार, विकसित बिहार, उन्नयन बिहार, मॉडल विद्यालय या फिर ऑप्शन ई। तो उन्नयन बिहार जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सब जगह पर स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाने थे और राज्य के सभी 360 सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लासरूम की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। बिहार राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? वेयर विल बी द सेकेंड एम्स बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ बिहार? आपके ऑप्शंस हैं पटना, दरभंगा, भागलपुर, अररिया या फिर ऑप्शन ई। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि दरभंगा में जो दूसरा एम्स है उसकी स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहेरी सराय के परिसर में किया जा रहा है और इसके अलावा
राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य में चिकित्सा के विकास एवं शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। तो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाना है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ निर्माणाधीन है? वेयर इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन? ऑप्शंस हैं दरभंगा, पटना, पूर्णिया, भागलपुर या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा पटना में। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के पुनर्विकास योजना के तहत 5,540 करोड़ की लागत पर और कुल 5,462 बेड के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल निर्माणाधीन है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कितनी क्षमता का क्रायोजेनिक टैंक स्थापित किया जाएगा? What capacity cryogenic tank has been installed in all the medical colleges of the state? पहला है 15 किलोलीटर पर डे, दूसरा है 20 किलोलीटर पर डे, तीसरा है 30 KLD और चौथा है 40 KLD और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है 20 KLD का। और इसके अलावा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाने हैं। हम पीछे भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है जन्मजात हृदय रोग के निशुल्क इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? Which scheme was launched by the Bihar government for the free treatment of congenital heart diseases? ऑप्शंस है बाल देखभाल योजना, निशुल्क इलाज योजना, तीसरा है बाल हृदय योजना, चौथा है मुस्कान योजना और पांचवा है ऑप्शन ई। उत्तर है बाल हृदय योजना। बिहार सरकार के द्वारा 2 अप्रैल 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को निशुल्क इलाज की सुविधा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही है। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निम्न में से किसे राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित किया गया है? Which of the following has been declared as national highways under भारतमाला प्रोजेक्ट? आमस दरभंगा, पटना से बेतिया, आमस से पटना, दरभंगा से एम्स या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना है उसके अंतर्गत आमस से दरभंगा और एम्स तथा पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करते हुए इन्हें 4 लेन में विकसित करने की प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है। राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण का कार्य कहाँ किया जा रहा है? Where is the construction work of State Sports Academy cum International Cricket Stadium being done? आपके ऑप्शंस हैं बोधगया, वैशाली, राजगीर, पटना या फिर ऑप्शन ई। राज्य खेल अकादमी और सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजगीर में 740 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। पटना की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश पुंज यानी कि लाइट हाउस का एक निर्माण कार्य जारी है। पटना में ही APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य जारी है। दरभंगा में तारामंडल का निर्माण जारी है और गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण कार्य जारी है और राजगीर में ही राज्य खेल अकादमी जारी है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किस इम्पोर्टेंट कार्य को कंस्ट्रक्शन को वर्क को किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी के आंकड़ों की शुद्धता के लिए कौन से मोबाइल ऐप का प्रयोग राज्य में किया जा रहा है? विच मोबाइल ऐप इज बीइंग यूज्ड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स? आपके फर्स्ट ऑप्शन है AWS ऐप, दूसरा है NIC ऐप, तीसरा है CCE ऐप, चौथा है BMSK ऐप और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा CCE ऐप। कृषि सांख्यिकी के आंकड़े शुद्ध रहें, विश्वसनीय रहें और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए NIC पटना ने विकसित किया है मोबाइल ऐप और जियो टैगिंग के लिए और इसका नाम है CCE ऐप। अगला प्रश्न है बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना को कौन सा संस्थान पोषित कर रहा है? विच इंस्टीट्यूशन इज सपोर्टिंग द बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है भारत सरकार, चौथा है RBI और लास्ट है ऑप्शन ई। इसे वर्ल्ड बैंक पोषित कर रहा है यानी वर्ल्ड बैंक जो है कोसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को आपदा से बचाने के लिए बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना में अपना सपोर्ट दे रहा है वर्ल्ड बैंक और इसका कार्यान्वयन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया जिलों में 2016 से प्रारंभ किया गया था। खास बात यह है कि 31 मार्च 2023 तक इसकी कार्यावधि समाप्त होगी। अगला प्रश्न है
वित्त वर्ष 2021-22 में किस जिले में G+1 टाइप के संयुक्त श्रम भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है? In which district administration approval has been given for the construction of G+1 type joint labor building in the financial year 2021-2022? आपके ऑप्शन है सहरसा, अररिया, शिवहर, समस्तीपुर या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा शिवहर में। शिवहर जिले में 492 लाख रुपए के व्यय पर G+1 टाइप के संयुक्त श्रम भवन के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? What is the rank of Bihar in the national level competition of India Skills 2021? ऑप्शंस है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां या फिर ऑप्शन ई। तो इस प्रतियोगिता में 6ठा स्थान बिहार को मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 में राज्य को 6ठा स्थान मिला, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल है। और जो भी प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर सफल होंगे उन्हें 2022 में चीन में आयोजित विश्व युवा कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाना है? अंडर विच स्कीम माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर इज टू बी सेट अप फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स इन बिहार स्टेट? पहला ऑप्शन है प्रवासी मजदूर योजना, दूसरा है बिहार राज्य प्रवास योजना, तीसरा है संकल्प योजना, चौथा है काउंसलिंग योजना और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा संकल्प योजना। इसके अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा और बिहार राज्य के अंदर 10 जिलों पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और गया में एमसीआरसी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है? In which districts of the state were pre-departure orientation training centers established? आपके ऑप्शन है सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है कि इन चारों ही जिलों में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के अनुरूप स्थापना की जाएगी। सिवान, गोपालगंज, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, चौसा बक्सर में स्थापित ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान को प्रारंभ करने का उद्देश्य किस वर्ष रखा गया है? In which year the target has been set to start the greenfield thermal power plant established in चौसा बक्सर? 2022-23, 2023-24, 2024-25 या फिर 2025 से 26? तो इसका उत्तर है 2023 से 24। चौसा बक्सर में 2 यूनिट्स लगाई जाएंगी, दोनों की 660 मेगावाट की क्षमता होगी, टोटल 1320 मेगावाट। इसका निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ से दोनों इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य वर्ष 2023-24 में रखा गया है। आपको ध्यान देना है कि इस परियोजना से बिहार के 85% एरिया को बिजली प्राप्त होगी। सबसे अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state in the country to install the maximum number of smart prepaid meters? And it's very obvious, it is nothing but बिहार। बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बहुत ही तेज गति से प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम पूरा किया है और अब तक 4,33,000 से अधिक प्रीपेड मीटर लगाकर देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्युत संबंध प्राप्त करने हेतु किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है? Which app is being used to get electrical connection? विद्युत कनेक्शन ऐप, सुविधा ऐप, विद्युत आपके द्वार ऐप, सिंपल विद्युत ऐप या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है सुविधा ऐप। बिहार फिर से देश का पहला राज्य है जो 19 किलोवाट तक के अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पेपरलेस सुविधा उपलब्ध करा रहा है, यानी ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ले सकते हैं। वर्तमान में अगर 19 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन हमें लेना है तो उसके लिए भी इन सुविधाओं को विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य चल रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स द इंस्टॉलेशन वर्क ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज गोइंग ऑन अंडर द नीचे मछली ऊपर बिजली स्कीम? आपके ऑप्शन है समस्तीपुर, लखीसराय, दरभंगा, सुपौल या फिर ऑप्शन ई। आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुपौल और दरभंगा इन दोनों में ही ये कार्य चल रहा है। दरभंगा की बात करें तो 1.6 मेगावाट क्षमता का
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और सुपौल में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रगति पर है और नाम है नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। अगला है बिहार राज्य में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं? हाउ मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर देयर इन टोटल इन द स्टेट ऑफ बिहार विच आर इन वर्किंग मोड? तो आपके ऑप्शंस हैं 11, 12, 13, 14 या फिर ऑप्शन ई। उत्तर है 13। वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो उत्पादनरत हैं और जिनकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। ऐसा बिहार बजट के अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं। वज्रपात की पूर्व चेतावनी के लिए किस मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन डेवलप्ड फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ थंडरस्टॉर्म्स? वज्रपात चेतावनी, वज्रधारा, इंद्रवज्र, मेघदूत या फिर ऑप्शन ई। तो पहले से ही आपको मालूम होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में वज्रपात आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इंद्रवज्र, जो 30 से 40 मिनट पहले ही ये सूचना दे देगा कि वज्रपात होने वाला है या फिर नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? सो विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड अगेन द आंसर इज बिहार। और राज्य में 1 फरवरी 2014 से योजना लागू हो गई थी और राज्य के 85% ग्रामीण और 74% शहरी क्षेत्र के लिए ये योजना है और खाद्य वितरण में पारदर्शिता के लिए और शिकायतों के समाधान के लिए बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 को भी लागू किया गया था। एक निवारण तंत्र बनाया गया इसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू हो चुकी है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के कौन से परिपथों को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? Which circuits of Bihar have received approval from the Ministry of Tourism, Government of India under the स्वच्छ दर्शन स्कीम? पहला है बिहार का जैन परिपथ, दूसरा है बिहार की कांवड़िया परिपथ, तीसरा है मंदार हिल, चौथा है अंग प्रदेश परिपथ और पांचवा है ऑप्शन ई। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी ये आंसर है इसके ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो बिहार के परिपथ हैं उनमें बिहार का जैन परिपथ है, बिहार के कांवड़िया परिपथ है, मंदार हिल है, अंग प्रदेश परिपथ है और साथ में है गांधी परिपथ। इन सबके विकास की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है और इनका कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। इंडिया टुडे समूह द्वारा किस जिले को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड द टूरिज्म अवार्ड एज बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बाय इंडिया टुडे ग्रुप? ऑप्शन है बोधगया, समस्तीपुर, भागलपुर, राजगीर या ऑप्शन ई। उत्तर है बोधगया। इंडिया टुडे समूह के द्वारा बोधगया को बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड के रूप में पर्यटन विभाग बिहार सरकार को टूरिज्म अवार्ड दिया गया है और इसके अतिरिक्त बोधगया के समृद्ध विकास के लिए 72 एकड़ भूमि का लैंड बैंक के रूप में भी निर्मित करने की योजना गया में बनाई जा रही है। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए कौन से कार्यक्रम को जुलाई 2021 में प्रारंभ किया गया? Which program has been started from July 2021 to establish direct communication with the public? आपके ऑप्शंस है जनता का दरबार, मुख्यमंत्री आपके द्वार, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री शिकायत निवारण कार्यक्रम। इसका उत्तर है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। इससे क्या होगा कि राज्य की जनता से सीधा संवाद स्थापित होगा, उनकी शिकायतों से अवगत होगी सरकार और त्वरित निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था इससे स्थापित होगी। इसे 12 जुलाई 2019 से प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को 11 बजे से मुख्यमंत्री सचिवालय पटना में आयोजित किया जाता है। 13 नवंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉच समिट में किस राज्य को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Which state has been honored with the Governance Gold Award at the 75th Scotch Summit held virtually on 13th of November 2021? और इसका भी उत्तर आप जान रहे होंगे, उसका उत्तर है बिहार को। और लोक सेवाओं की ऑनलाइन अदायगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार की लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार यानी जो इनोवेशंस बिहार की सरकार ने अपनाए हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई और इसके लिए 75वां स्कॉच अवार्ड बिहार को मिला है और बिहार को गोल्ड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के प्रशासनिक सुधार मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट है बिहार के सरकारी सेवकों की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए कौन सा वेब पोर्टल तैयार किया गया है? विच वेब पोर्टल हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ बिहार? ऑप्शन है सरकारी सेवा समाधान, दूसरा है सेवा समाधान, तीसरा है समृद्ध उपाय, चौथा है इजी वे, पांचवा है ऑप्शन ई। तो बिहार सरकार में जो सरकारी सेवक हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सेवा समाधान नाम का एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है और ये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2010 के तर्ज पर एक तरह से इससे सरकारी सेवकों की जो शिकायतें हैं उनका समयबद्ध तरीके से निराकरण करने की पहल की जाएगी। मिथिला चित्रकला संस्थान का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ट? ऑप्शन है समस्तीपुर, आरा, मधुबनी, पूर्णिया। इसका उत्तर है मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान के जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। अगला प्रश्न है वित्तीय प्रबंधन हेतु समर्पित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS के द्वितीय चरण को कब से लागू करने की सरकार की योजना है? When is the second phase of CFMS, a dedicated financial management system for the financial management, planned to be implemented? आपका ऑप्शन है 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24 या फिर 2024 से 25 या फिर ऑप्शन ई। तो CFMS के जो सेकंड फेज है उसको 2022-23 से लागू करने की सरकार की जो कोशिश है और वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। उसका फेज 1 जो है वो अप्रैल 2019 से लागू किया गया था और सेकंड फेज जो होगा वो 2022-23 से लागू किया जाएगा। इससे पूरा जो फाइनेंशियल वर्क है वो ऑनलाइन हो जाएगा और पेपरलेस हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है सरकार का समस्त कर राजस्व को ई रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कौन सा सिस्टम कार्यरत है? विच सिस्टम इज एम्प्लॉयड टू सपोर्ट द रेवेन्यू थ्रू ई रिसिप्ट? सो ऑप्शंस है ओ रिसिप्ट, ओ रेवेन्यू, ओ ग्रास, ओ अकाउंटिंग या फिर ऑप्शन ई। ओ ग्रास यानी कि ऑनलाइन गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम। इससे क्या होगा कि सरकार को जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता है वो ई रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त होगा। इसके लिए ई कोषागार की स्थापना की गई है। इसके द्वारा करदाता एवं आदमी कहीं से भी, नॉर्मल आदमी कहीं से भी और कभी भी राज्य सरकार के खाते में राशि जमा कर सकते हैं, उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो पूरा कर राजस्व को ई रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा और ये है ऑनलाइन गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने आज बिहार बजट को MCQ तरीके से सारा कवर कर लिया है एनालिटिकल वे में। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ में। आप तब तक जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ और आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम BPSC राइट वे ऑफिशियल। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ में। थैंक यू।